इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को काफ़ी डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इस नए सब्सटेंस का कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज रिएक्टिंग सब्सटेंस से अलग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new substance with new properties are formed from one or more substance. A process in which new substance with new properties are formed from one or more substances is called a chemical reaction. जैसे कि नीचे हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि A और B दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें। ये एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कभी भी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नए प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि A और B आपस में रिएक्ट करके C और D सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कभी भी एक केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लोग इस एरो के टेल की तरफ लिखते हैं और एक पार्ट को हम लोग इस एरो के हेड की तरफ लिखते हैं। जो टेल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो आपस में रिएक्शन करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और टेल के हेड के तरफ में हम लोग जिस सब्सटेंस को लिखते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो उस रिएक्शन के बाद बनते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो आपको क्या ध्यान देना है? टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट एंड फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। कभी भी अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन देते हैं, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच में हम प्लस का साइन देते हैं। ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग कभी भी फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड्स आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। फिजिकल मेथड्स में मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस आते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बना है C और D, इस C और D को वापस हम A और B में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। एक केमिकल रिएक्शन में मेनली 4 चीज़ों को देखा जाता है। पहला होता है चेंज इन स्टेट, दूसरा होता है चेंज इन कलर, तीसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर और चौथा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। जैसे एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ 1.1 में हमें दिखाया गया है कि द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ ब्राइट लाइट, इंटेंस हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एयर to form a powdery ash called magnesium oxide, जैसा कि आपके एक्टिविटी 1.1 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ये देखा जाता है 1.1 में। वैसे ही अगर एक्टिविटी 1.2 को आप देखेंगे तो एक्टिविटी 1.2 में बताया गया है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये दोनों ही सॉल्यूशंस कलरलेस होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही सॉल्यूशंस कलरलेस हैं, और जैसे ही ये दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं एक येलो कलर, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक येलो कलर का फॉर्मेशन होता है ना। तो देखिए चेंज इन कलर होता है, चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। और एक्टिविटी 1.3 में जब आप आते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हम करते हैं, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, अगर हम जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन होकर के H2 गैस इवॉल्व होता है। तो देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है ना। यहाँ से देखिए ये एक गैस ट्यूब है, यहाँ से गैस क्या होता है बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ एक केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, मैग्नीशियम बर्निंग रिबन है, आपने इसको देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स और हैं केमिकल रिएक्शन के जिसे हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन को हम एलिमेंट्स के सिंबल से या फिर जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूलाज से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मेंशन किया जाता है। केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हमेशा मेंशन किया जाता है। क्या होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट? तो देखिए, चार फिजिकल स्टेट्स यहाँ पे होते हैं। एक होता है सॉलिड जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है लिक्विड जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है गैस जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है एक्वस जिसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप जानते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं आप ये जान जाइए। तो एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स को देखा जाए। जैसे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या हो सकते हैं? मैग्नीशियम को अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि मैग्नीशियम को हमने एयर में बर्न किया था, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि हमने बोला एयर में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हमने इसे बर्न किया था। एयर में क्यों हमने बोला? एयर में O2 होता है और ये O2 क्या होता है? किसी भी चीज को बर्निंग में हेल्प करता है, जलाने में हमेशा मदद करता है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को हम बर्न नहीं कर सकते हैं। तो उसका मेनली सोर्स क्या होता है? ऑक्सीजन, एयर होता है। तो अगर हम एयर बोलते हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर ये एक रिएक्शन हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इस केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कैसा हो सकता है? हम यहाँ पे दो तरह के इक्वेशंस को लिखते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम इस रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये बर्न हुआ और बर्न हो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो हमने सीधा वर्ड्स में लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और एरो दे करके इस साइड में हमने क्या लिख दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अगर इसको हम केमिकल इक्वेशन के टर्म में लिखें तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमेशा हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट का यूज करते हैं या केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला होता है O2। तो हमने क्या लिखा? Mg प्लस O2, और ये एयर के प्रेजेंस में, एयर इसका सोर्स था, ऑक्सीजन का सोर्स एयर था, और ये MgO का फॉर्मेशन हो गया। आप देख सकते हैं MgO का फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशंस को आप अच्छे से समझ लें। दोनों ही इक्वेशंस क्या होते हैं? कभी भी अगर हम सिंबल या केमिकल फॉर्मूलाज के टर्म में रिएक्शन को लिखते हैं तो हम इक्वेशन को लिखते हैं तो हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं,
और किसी भी रिएक्शन का अगर हम वर्ड्स के टर्म में उसके इक्वेशन को लिखते हैं तो इसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं होता है तो एग्जाम में आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला एक चीज जानना हमारे लिए जरूरी है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। हम किसी भी चीज के मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें बताया जाता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। So the number of elements involved in the chemical reaction should remains same at reactant and product side. Reactant और product side में जो भी number of elements हैं वो same होने चाहिए। जैसे कि अगर हमने देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है। हम देखें इसे, ये बैलेंस कैसे नहीं है, फिर हम देखेंगे कि बैलेंस करते कैसे हैं। पहले देखते हैं बैलेंस क्यों नहीं है या कैसे नहीं है। यहाँ पे आप देखिए रिएक्टेंट साइड में एक मैग्नीशियम है, यहाँ देखिए प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम कितना है, एक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है ना। तो आपने क्या देखा कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है जबकि प्रोडक्ट साइड में 1 ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर हम 2 लिख दें तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, है ना। इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं और ब्रैकेट के पहले हम क्या लिख देते हैं, 2। तो ये क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ 2 मैग्नीशियम भी हो गया। अब ध्यान दीजिए, साथ ही साथ 2 मैग्नीशियम भी हो गया, तो मैग्नीशियम के पहले भी हम 2 लिख देते हैं। तो अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, 2Mg + O2 बना 2MgO। ठीक है, देखिए 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं, ये तो छोटा सा इक्वेशन था तो ऐसे ही बैलेंस हो गया। एक बड़े से इक्वेशन को लेते हैं और लेकर के देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है Fe + H2O बना Fe3O4 + H2। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए Fe कितना है, Fe है आपका 1, यहाँ पे Fe कितना है 3, यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन सबको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर जब हम बैलेंस करने जाएंगे तो हमको उस नंबर को इस ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, मतलब कि हम यहीं पे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और हम कहीं नहीं लिख सकते, इस ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में हमको लिखना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ देखिए मैं इस टेबल में इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हमको दिखे, Fe, H और O, ये 3 एलिमेंट्स मेरे रिएक्शन में आते हैं। रिएक्टेंट साइड में Fe का जो नंबर है वो है 1 और प्रोडक्ट साइड में Fe का नंबर है 3। हाइड्रोजन का नंबर है रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर है 2, और ऑक्सीजन का नंबर है रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में इसका नंबर है 4। तो चलिए सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करते हैं। हमारा Fe है यहाँ पे 1, तो हम क्या करें, इस साइड में अगर इंटू 3 कर दें तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में ये क्या दिख रहा है, हमको बैलेंस्ड दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 लिख दिया। ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया था 3 से, ये 3 मैंने लिख दिया। तो 3Fe, 3 आयरन यहाँ है और 3 आयरन यहाँ है। ठीक है, तो Fe बैलेंस हो गया है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने आए तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। ठीक है,
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे क्या कर दें, इंटू 4 कर दें। इंटू 4 कर देंगे तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है। लेकिन अब हाइड्रोजन खराब हो गया। हाइड्रोजन पहले मेरा कितना था, हाइड्रोजन मेरा था पहले 2, तो 2 के साथ बैलेंस था। लेकिन अब यहाँ पे 4 लिखने के बाद ये 4 इंटू 2, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। यहाँ पे तो इंटू 4 हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया मेरा 8। तो अब हमको यहाँ पे भी क्या करना होगा, इंटू 4 करना होगा ताकि ये भी 8 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो 8 हो गया। तो देखिए अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। क्या बना केमिकल इक्वेशन हमारा, 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म किया Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज हमको ऐड करना होगा, वो है फिजिकल स्टेट। एक और चीज हमें ऐड करना होगा, वो क्या है, फिजिकल स्टेट, है ना। Fe देखिए, Fe यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है और H2O लिक्विड फॉर्म में आया। Fe3O4 एक सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ और H2 यहाँ पे गैस बना। तो अब देखिए चेंज ऑफ स्टेट भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से करके आप 3-4 प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा टेबल बना करके, ऐसा टेबल ड्रॉ करके 3-4 प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर देखेंगे तो पहला हमारा जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोला जाता है कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। देखिए यहां पे ध्यान देने की बात है कि अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ये ध्यान देने की बात है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, ए और बी, दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन किए और ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने थे, 2, और प्रोडक्ट कितना बना, 1। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक्टिविटी 1.4 में आप देख पाएंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, जिसे हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। तो क्विक लाइम जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा स्लैग्ड लाइम एक्वस फॉर्म में, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। अगला देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे C+O2, कोल का बर्निंग। C होता है, कार्बन को हम लोग कोल कहते हैं। ठीक है, कार्बन होता है कोल। तो C+O2 अगर रिएक्ट करेगा तो CO2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और आपको चेंज ऑफ स्टेट पे ध्यान देना है। देखिए सॉलिड प्लस गैस मिलकर के गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो C+O2 CO2 बर्निंग ऑफ कोल, ये भी एक तरह का क्या है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, अगर 2H2 प्लस O2 को हम लोग मिला देते हैं तो 2H2O बनता है। इस रिएक्शन में भी दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में एक बहुत ही अच्छा चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, वो है कि दो गैसियस रिएक्टेंट्स मिलकर के एक लिक्विड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहां पे ध्यान देना होगा, जैसे एक्टिविटी 1.4 में हमने देखा कि क्विक लाइम जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इस बीकर को हमने हाथ से टच किया। जब आप हाथ से इस बीकर को टच करते हैं तो यहाँ पे आपको हीट महसूस होगा, है ना, मतलब कि रिएक्शन से हीट बाहर निकल रहा है। तो उस रिस्पेक्ट में, हीट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन दो तरह के होते हैं।
एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना और एंडो का मतलब होता है कंजप्शन, मतलब अंदर की तरफ जाना। तो एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन हीट इज इवॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शंस। जैसे देखिए, रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ ही साथ वहां पे क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रोडक्ट साइड में, मतलब कि एरो के हेड वाले साइड में, प्रोडक्ट वाले साइड में हम लोग हमेशा हीट को दिखाते हैं। प्रोडक्ट वाले साइड में देखो, यहाँ पे मैंने प्लस करके इस चीज को आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इस तरह का एक रिएक्शन है जहां पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मिथेन, है ना, CH4 मिथेन होता है। मिथेन को अगर बर्न किया जाए तो O2 जो कि एयर के प्रेजेंस से हमको मिल जाता है, तो CH4 प्लस 2O2 अगर हम इसको बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको हीट मिलेगा। तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब कि रिएक्शन हीट के कॉस्ट पे होगा। रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, है ना। तो रिएक्शन को आपको रिएक्टेंट में जब भी आप हीट देंगे, हीट देखिए यहाँ पे हमने रिएक्टेंट वाले साइड में पॉजिटिव साइन देकर के हीट को दिया है। तो हीट एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे काम करता है। आप जब तक हीट नहीं देंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो एंडोथर्मिक मतलब कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस केमिकल रिएक्शंस, तब जाकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। देखिए, हीट की जरूरत क्यों होती है? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताता हूं। जैसे देखिए, ये एक एनर्जी और रिएक्शन के बीच का मैं एक ग्राफ आपको प्लॉट करके दूं, तो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो एक रिएक्टेंट जब एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए जाएगा तो उसको क्या करना होगा? उसका पहले एनर्जी बढ़ना शुरू होगा। देखिए, उस रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, यहां पे वो पहुंच जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA, है ना। तो उसको एक पहाड़ के जैसा एनर्जी को उसको क्रॉस करना पड़ रहा है, और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाएगा तब उसका हीट कम होना शुरू होगा और वो किसी एक पॉइंट पे आकर के अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए कुछ एक रिएक्टेंट्स को हीट की जरूरत पड़ती है। तो वो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, उनको हमको क्या करना होता है? बाहर से एनर्जी देना पड़ता है ताकि वो क्या करे? इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके और क्रॉस करके अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर है मेरी बात? तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को आपने देखा। आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जहां पे दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस मेनली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ये हीट के कॉस्ट पे मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम थोड़ा हीट कर दें तो वो क्या होता है? स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करके दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच a compound splits into two or more simple substance. A compound split into two or more simple substance is called decomposition reaction. बिल्कुल, decomposition reaction क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन को हम क्या करें? जिस रिएक्शन में कंपाउंड स्प्लिट कर जाए और स्प्लिट करके दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो, ठीक है। ये 3 तरह का होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जहां पे हम सबस्टेंस को, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को हीट करके डिकम्पोज कर दें। तो देखिए, द कंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल्स में आपको दिखाए गए हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो CaO और CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ा, हीट करना पड़ा। हम हीट करते हैं या ऐसा एक डेल्टा का सिंबल, ट्रायंगल टाइप सिंबल हम लोग बना देते हैं, ये भी हीट को बताता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट है मेरे पास, PbNO3 ट्वाइस है। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट कर दें तो ये डिकम्पोज कर जाएगा और डिकम्पोज करके 3 सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। PbO लेड ऑक्साइड कहलाता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे एक सब्सटेंस हीट करने पे डिकम्पोज कर गया, यहां भी CaCO3 हीट करने पे CaO और CO2 में डिकम्पोज कर गया। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जहां पे डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट करना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, PCl5 एक कंपाउंड होता है PCl5। PCl5 में आप क्या देखेंगे, ऐसा है PCl5। अगर हम इसको हीट कर दें तो ये ब्रेक कर जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, हीट करने पे यहां पे 2 डिसिमिलर बॉन्ड्स होते हैं। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे क्लास 11th में। डिसिमिलर 2 बॉन्ड होते हैं, ये 2 सिंगलेट बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। तो ये सिंगलेट बॉन्ड्स हीट करने पे ब्रेक कर जाएंगे। बाकी जो भी बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, ये तीनों ही बॉन्ड्स क्या हैं, ये तीनों ही बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे ये सिंगलेट बॉन्ड बोले जाते हैं, है ना। आप क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंगलेट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है कोवैलेंट से। जैसे ही हम हीट करेंगे ये दोनों ही सिंगलेट बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और टूट जाएंगे तो यहाँ से 2 Cl बाहर निकल जाएगा, तो Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और देखिए यहाँ पे PCl3 बनेगा। तो PCl5 को अगर हम हीट करते हैं, हम क्या करते हैं, PCl5 को अगर हीट करते हैं तो वो हमेशा PCl3 प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन आपको समझ में आया, ऐसे डिकम्पोजिशन जहां पे हमको क्या करना पड़े, हीट करना पड़े। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है ना, तो द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेनली जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोड्स के अंदर में जो रिएक्शंस होते हैं, है ना, जैसे कि आप एक्टिविटी 1.7 में देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी 1.8 में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दिखाया गया है। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख दें, यहां देखिए एरो के ऊपर लिखा जाता है, जो भी टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या जो भी कैटलिस्ट हो, वो सब कुछ कहां लिखा जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है। तो हम क्या लिखें कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे AgCl का ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्रेकडाउन होकर के डिकम्पोजिशन होकर के सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली AgBr के साथ में भी यही चीज होता है। अगर AgBr में हम क्या कर दें, सनलाइट डाल दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे डिकम्पोजिशन ऑन द कॉस्ट ऑफ हीट होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में होते हैं, जैसे कि यहां पे हमने देखा वाटर का हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करवाया। 2H2O को जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट में डाल करके और वहां से क्या करते हैं,
करंट को पास करवाते हैं, देखिए यहाँ पे बैटरी दे करके और हमने करंट को पास करवाया। जैसे ही करंट को पास करवाएंगे यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ जो ये वाटर का कंटेंट अंदर में है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जाकर के एनोड और कैथोड के ऊपर में हमको क्या दिखेगा, H2 और O2 का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन तीसरा टाइप होता है, वो होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स हमने AgCl और AgBr का देखा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम देखें, ये क्या होता है, तो इसमें बताया जाता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आप पहले यहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ध्यान दीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है लिथियम से गोल्ड तक, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखा है, ये लिथियम से गोल्ड तक टॉप टू बॉटम आते हुए रिएक्टिविटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम आते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है कि लिथियम से, ये सीरीज लिथियम से क्रोमियम तक चला और फिर यहाँ पे क्रोमियम से नीचे है। ठीक है, ये जो कैडमियम है ये क्रोमियम के नीचे है, यहाँ से है। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज आप देख लो। इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आपको याद करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के पूरे रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप क्लिक करके इस पूरे रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस यहाँ पे हमने क्या देखा कि डाउन द ग्रुप आते हुए रिएक्टिविटी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा अपने नीचे वाले से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम के बारे में बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि कैल्शियम अगर ऊपर है और सोडियम उसके नीचे है तो कैल्शियम यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम से। तो कभी भी अगर ऐसा कोई रिएक्शन होगा जहाँ पे कैल्शियम और सोडियम का सॉल्यूशन आ रहा हो तो कैल्शियम सोडियम को उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम के सॉल्ट से कैल्शियम उसको डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम के जगह को ले लेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ एक रिएक्शंस देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। जैसे Fe का रिएक्शन हो रहा है, आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ में। पहला रिएक्शन हम लोग का क्या है, कॉपर का रिएक्शन है, Fe का रिएक्शन है कॉपर सल्फेट के साथ में। तो यहाँ पे देखिए कि Fe कहाँ है, तो Fe यहाँ पे है ना, और कॉपर कहाँ है, तो कॉपर यहाँ है। तो आप देखेंगे क्या कि Fe बहुत ऊपर है कॉपर से, मतलब कि Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से बहुत ज़्यादा है। तो कॉपर Fe क्या करेगा, कॉपर को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो कॉपर के पास क्या है, अभी सल्फेट है, कॉपर के पास सल्फेट है, तो Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके और अब उसका सल्फेट ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, Fe का सल्फेट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आयरन का सल्फेट बन गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ऊपर है वो अपने नीचे वाले को हमेशा उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा रिएक्शन आप देखिए, दूसरे रिएक्शन में बोला गया है कि जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में। तो Zn कहाँ पे है, अब देखिए Zn यहाँ पे है और कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो जिंक कॉपर से काफ़ी ऊपर है, मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर सल्फेट के जगह पे अब क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड रिएक्शन की तरफ देखें कि लीड का रिएक्शन हो रहा है CuCl2 के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ पे देखिए Pb कहाँ पे है, तो Pb यहाँ पे है और कॉपर उसके नीचे है, मतलब कि Pb मोर रिएक्टिव देन Cu है। तो Pb क्या करेगा, Cu को उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे Pb आएगा और Cu को डिस्प्लेस कर देगा और दोनों ही क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, Pb के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, PbCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लीड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, कॉपर क्लोराइड से लीड क्लोराइड बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताया गया है, ये फर्स्ट रिएक्शन को लेकर के, रिएक्शन ए को लेकर के ये चीज़ बताया गया है कि Fe जब रिएक्ट करता है CuSO4 के साथ में तो फॉर्मेशन होता है FeSO4 प्लस Cu का। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है कि व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर by the deposition of
कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। यहाँ पे कलर का चेंज दिखाया जा रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं Fe क्या होता है, Fe+2 जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और Cu+2 जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सारे कलर्स चेंज हो गए। पहले कॉपर सल्फेट का कलर था, ग्रीन कलर का था, अब वहाँ से वो क्या बन गया, FeSO4 का कलर एक्वायर कर गया, मतलब FeSO4 बन गया, मतलब कि वो ब्राउन कलर को एक्वायर कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स के बारे में, चेंज इन कलर्स के बारे में बातें बताई गई हैं। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको हमेशा क्या करना है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद रखना है। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरा याद हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल्स आप इजीली लिख सकते हो, सारे रिएक्शंस आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन क्या है हम लोग का, अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आप रिएक्टिविटी सीरीज को यूज कर सकते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। या फिर आप उससे भी ज़्यादा इजी आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाई द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स म्यूचुअल आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल आयंस को एक्सचेंज करते हैं और एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि Na+1 है और SO4-2 है, यहाँ पे Ba+2 है और Cl-1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक ये होगा कि जैसे Na2SO4 यहाँ पे एक कंपाउंड हमको दे दिया है, यहाँ पे आप देख लो मेटल क्या है, तो यहाँ पे मेटल क्या है, सोडियम मेटल है, तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या है मेटल, यहाँ पे बेरियम मेटल है, तो बेरियम के ऊपर में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। बस आप क्या कर दो ना, मेटल्स को एक्सचेंज कर दो, इसके मेटल को इसके जगह पे डाल दो और इसके मेटल को इसके जगह पे डाल दो, है ना, मेटल्स को एक्सचेंज कर दो, तो आपका ये ईजिली प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए आपका प्रोडक्ट ईजिली यहाँ पे बन गया। मैंने क्या किया, Na2SO4 था, क्या था, Na2SO4 था, उसका रिएक्शन BaCl2 के साथ करना था, तो दोनों ही एक्वस स्टेट में है ना। तो यहाँ पे क्या आपको कर देना है, दोनों के मेटल्स को आप एक्सचेंज कर दो, Na को डाल दो Cl के पास में और Ba को लेकर के आ जाओ सल्फेट के साथ में, तो क्या बन जाएगा, Ba का सल्फेट मतलब बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और Na को आप डाल दो क्लोरीन के साथ में, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है। अब 2 Na था तो 2 Na रहा, 2 Cl था तो 2 NaCl हो गया, है ना। तो इससे आपका रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगा और इजीली आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा आपको क्या करना है, आप मेटल्स को एक्सचेंज कर दो, या फिर आप रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कर जाओ। रिएक्टिविटी सीरीज का भी यूज करके आप देख सकते हो कि ये चीज़ ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया हम लोगों का। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग को देखना होगा कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सबस्ट्रेट एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहीं भी अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस हो रहा हो ऑक्सीजन का या माइनस हो रहा हो हाइड्रोजन का, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का प्लस हो रहा हो और हाइड्रोजन का माइनस हो रहा हो तो हम लोग उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल में बताया गया है कि कॉपर का रिएक्शन O2 के साथ हो रहा है, तो ये O2 जा करके इस कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बना दे रहा है, यहाँ पे CuO बना दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जा करके कॉपर में ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमको दिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है मेरी बात। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन, रिडक्शन को हम लोग देखें, रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to the substance and the removal of oxygen from the substance is called reduction, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल, जस्ट ऑक्सीडेशन के उल्टा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिए CuO है, CuO का रिएक्शन अगर हम H2 के साथ करवा करके हीट कर दें, हीट के सिंबल को मैंने बोला था आपको कि आप ट्रायंगुलर शेप में भी, डेल्टा के सिंबल में भी हीट को बता सकते हैं। तो CuO प्लस H2 अगर आप कर देंगे, H2 जाएगा और O के साथ में वाटर बन के निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा Cu प्लस H2O। तो हमने क्या देखा कि कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कॉपर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे हम बोलते हैं रिडक्शन होता है। तो देखिए कभी भी अगर कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो कोई दूसरा कंपाउंड ऑक्सीजन का लॉस किया ही होगा, या फिर कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन का लॉस करता है तो कोई दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन को गेन किया ही होगा। मतलब कि अगर किसी ने लॉस किया है तो किसी ने गेन किया ही होगा, ये दोनों साथ साथ होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का लॉस हो तो किसी का गेन नहीं हो रहा हो, दोनों साथ साथ होता है। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, कोई ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है और लॉस करके अपना रिडक्शन करवा रहा है, तो पक्का सामने वाला कोई ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा, है ना। मतलब कि ऑक्सीडेशन अगर किसी का हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन किसी का हो ही रहा होगा, ये फिक्स है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना। हमेशा ये चीज़ होता है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन हो ही रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि इन अ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हमेशा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ ही होते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक का ऑक्सीडेशन हो तो दूसरे का रिडक्शन नहीं हो रहा हो। अगर कोई ऑक्सीजन का गेन कर रहा है तो कोई पक्का वहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस किया होगा। अगर कोई हाइड्रोजन का लॉस करके अपना ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो कोई वहाँ पे दूसरा सामने होगा जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा हो और अपना रिडक्शन शो कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में हम देखें CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो ऑक्सीजन कौन लॉस किया था, कॉपर। तो ऑक्सीजन कॉपर लॉस किया था, तो ऑक्सीजन का लॉस करके ये क्या शो किया, रिडक्शन शो किया। तो ऑक्सीजन अगर कॉपर लॉस किया था तो हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन को गेन किया था और हाइड्रोजन क्या बन गया था, H2O बन गया था। तो देखो ये अपना क्या शो किया, ऑक्सीडेशन शो किया। तो कॉपर ने अगर ऑक्सीजन का लॉस शो किया और लॉस शो करके रिडक्शन प्रोसेस को करा, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करा और गेन करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो करा। ये फिक्स होता है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन हो ही रहा होगा। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे अगर हम देखें रिडॉक्स रिएक्शन के, जैसे ZnO प्लस C, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन करके अपना रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये गेन ऑफ ऑक्सीडेशन करके अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ तो कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सिमिलरली आप यहाँ पे भी फाइंड आउट करो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। तो दो बातें होती हैं यहाँ पे, दो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है कोरोशन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर एटसेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड which weakens the metal and hence the metal is said to be corrode, ठीक है। कभी भी जैसे कि आप एक आयरन रॉड को कहीं बाहर रख दो, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर और एयर और वाटर ये सब आकर के आयरन रॉड के साथ में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे और आयरन के रॉड के ऊपर में आप देखोगे कि आयरन रिएक्ट करके एक आयरन का ऑक्साइड बना लिया। वहाँ पे ऊपर में देखना है कि येलो कलर का आपको ये दिखता है, एक लेयर दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि रस्टिंग हो गया, है ना। तो
उसको हम लोग एक आयरन का ऑक्साइड बन गया। और देखना कभी भी अगर रस्टिंग हो जाए, आयरन में कभी भी रस्टिंग हो जाए तो वो क्या होता है, वीक हो जाता है, आयरन क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है ना। तो किसी भी मेटल को अगर हम लोग एक्सपोज करवा दे टू मॉइस्चर, एयर और वाटर, तो कुछ टाइम के बाद वो मेटल रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्चर से, और रिएक्ट करके एक ऑक्साइड का लेयर उस मेटल के ऊपर में आ जाएगा, और उस ऑक्साइड के लेयर के वजह से वो मेटल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं, है ना। जैसे कि कोरोशन के एग्जांपल्स में देखिए यहाँ पे बताया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना। इसके बाद ब्लैक कोट ऑन सिल्वर हो जाता है, सिल्वर के ऊपर में ब्लैक कोट आ जाता है, कॉपर के ऊपर में ग्रीन कोट बन जाता है, ठीक है। तो कोरोशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग, है ना। अगर आप रॉड को पेंट कर दोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, आयरन रॉड को अगर आप पेंट कर देते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोरोशन को रोक सकते हैं ये 3 प्रोसेस से, ठीक है। आप तीनों प्रोसेस याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग करके। इसके बाद रैंसिडिटी एक और प्रोसेस होता है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं ऑक्सीडेशन से। रैंसिडिटी क्या होता है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड द ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रैंसिडिटी, ठीक है। ये कभी भी अगर आप देखो खाने को आप बनाओ, कोई भी आप ऑयली फूड बनाओ, और ऑयली फूड को अगर आप ओपन में रख देते हो, ऐसे ही ओपन में रख देते हो, है ना, तो देखोगे कि थोड़ी टाइम बाद उसमें से स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वही कहलाता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में इट लीड्स टू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। कैसे हम लोग बचा सकते हैं अपने फूड्स को रैंसिडिटी से, तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर हम ऐड कर दें अपने फूड में तो वो बच सकता है। या फिर कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हम लोग एयर से अगर उसको बचा ले तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, और अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा तो हमारा फूड खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। अब हम लोग अगले वीडियोज़ में इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रिवीजन करो, बहुत बार रिवीजन करो, ठीक है। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।